हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लोकस पॉइंट ऑफ योर करियर। हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के लेक्चर्स और आज हम जिस टॉपिक से इसकी शुरुआत करेंगे वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ होने वाले जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो जिसमें से कुछ यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट जो है उनको लिस्ट किया हुआ है, जैसे पेंसिल, ड्राइंग बोर्ड, सेट स्क्वायर, मिनी ड्राफ्टर, कंपास, फ्रेंच कर्व, डिवाइडर्स, प्रोटेक्टर्स, मेजरमेंट स्केल जिसको स्टील रूल भी बोलते हैं, ड्राइंग शीट, ड्राइंग क्लिप्स, पेन्स या सेलो टेप एंड इरेजर और डस्टिंग क्लॉथ। तो जो सबसे पहला इसमें सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स या स्टेशनरी आइटम है वो है पेंसिल। पेंसिल के बारे में हम सभी को मालूम है, जिसकी जो लीड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। तो यहाँ पर डिफरेंट ग्रेड्स की जो हम लोग लीड यूज़ करते हैं या पेंसिल्स यूज़ करते हैं, जो हार्ड होती हैं या फिर बोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसीलिए पेंसिल में जो सिंबल्स होते हैं वो एच और बी यूज़ होते हैं। आमतौर पर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो एच बी पेंसिल यूज़ करते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में जब हम लोग बात करते हैं तो हम एच पेंसिल, 2H पेंसिल, 4H पेंसिल या बी पेंसिल, 2B पेंसिल एंड सो ऑन, इस तरह से हम इसको बढ़ाते जाते हैं। यहाँ पर जो एच वर्ड आता है, इस एच का मतलब होता है हार्डनेस से या हार्ड से, जबकि बी का मतलब है बोर्डनेस से। बोर्ड का मतलब डार्क चलने से है और हार्ड जो चीज़ होगी वो लाइट कलर की चलती है। तो जो हार्ड पेंसिल्स होती हैं इनकी जो टिप होती है ये बहुत हार्ड होती है और बहुत लाइट कलर की चलती है ये, जबकि जो बी यानी कि बोर्ड वाली होंगी, जैसे जैसे आप बोर्ड पेंसिल्स की ओर बढ़ेंगे वैसे ही इनकी जो टिप होगी वो बहुत ही सॉफ्ट होगी और ये डार्क चलती हैं। डार्क चलती हैं, साथ ही जल्दी कंज्यूम भी होती हैं, जबकि हार्ड पेंसिल्स जो होती हैं वो जल्दी कंज्यूम नहीं होती हैं। यहाँ पर अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें तो आप आमतौर पर देखेंगे कि हार्डनेस के पहले जो नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे H, फिर उसके पहले अगर 2H लिख गया तो मतलब ये और हार्ड है, 3H लिख गया तो ये और भी हार्डर होगी एंड सो ऑन। ऐसे जब नंबर बढ़ते जाते हैं तो हार्डनेस बढ़ती जाती है और पेंसिल उतनी ही लाइट चलती है। जबकि बी के साथ जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाते हैं तो वो बोल्डनेस बढ़ती जाती है, यानी कि डार्कनेस बढ़ती जाती है और पेंसिल बहुत तेज़ी से कंज्यूम भी होती है। जहाँ पर आमतौर पर हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं वो HB पेंसिल होती है। जहाँ पर तो बात हो गई पेंसिल्स के बारे में, डिफरेंट ग्रेड्स की पेंसिल है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो पिक्चर यहाँ पर आ रही है, जैसे जैसे B के सामने लगे हुए जो न्यूमरल्स हैं वो बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पेंसिल के जो राइटिंग है वो डार्क होती जा रही है, जबकि H बढ़ने पर लाइट होती जा रही है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। नेक्स्ट इज़ ड्राइंग बोर्ड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। जैसे पढ़ने के लिए हमें टेबल की ज़रूरत होती है, ऐसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में शीट पर हम चीज़ें बनाते हैं, तो ड्राइंग शीट को रखने के लिए हमें ड्राइंग बोर्ड की ज़रूरत होती है, जैसा कि आपको इमेज में यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है। कुछ इसी तरह के ड्राइंग बोर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो इनके बारे में देखिए जान लेते हैं। ड्राइंग बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट एक इक्विपमेंट है। इसका जो पर्पज़ है वो ड्राइंग शीट को सपोर्ट करना, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया। ये सीजनड वुड, जो सॉफ्ट थोड़ी सी मुलायम लकड़ी होती है, और सीजनड का मतलब यहाँ से है जिसमें से नमी हटाई गई हो, नमी हटाई गई लकड़ी से बनाई जाती हैं, जो लगभग 25 mm थिक होती हैं। इसमें कोई भी नॉट यानी कि गांठ नहीं होनी चाहिए, कहीं से ये तिरछी नहीं होनी चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए, इसमें क्रैक नहीं होने चाहिए, ये फ्लैट होनी चाहिए। ओके, इसी पर हम लोग शीट को चिपकाते हैं और उसके आगे ड्राइंग्स करते हैं। इट शुड बी सॉफ्टर इनफ टू अलाउ द इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ ड्राइंग पिन्स। जब हम शीट को रखते हैं ड्राइंग बोर्ड पर तो उसको होल्ड करने के लिए चारों कोनों पर हम ड्राइंग पिन लगाते हैं। तो ये पिन आसानी से लग जाए इसके लिए इस लकड़ी का भी सॉफ्ट होना ज़रूरी है। तो ड्राइंग जो बोर्ड है ये सॉफ्ट होना चाहिए। इसको हम बनाते कैसे हैं, तो यहाँ पर डायग्राम जो दिख रहा है इसमें निचला हिस्सा आपको समझ में आ रहा होगा, लिखा हुआ है 2 buttons आर फास्टेंड टू द बोर्ड बाय द स्क्रू इन द स्लॉटेड जॉइंट्स। डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं ड्राइंग बोर्ड के, अलग अलग जगह यूज़ करते हैं साइज़ के आधार पर, लंबाई और चौड़ाई, जैसा कि आपको यहाँ पर चार्ट में दिख रहा है। जो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यानी इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, जो हमारे स्पेसिफिक आकार हैं ड्राइंग बोर्ड्स के, वो D0, D1, D2, D3 से डिनोट किए जाते हैं, इनके जो सिंबल होते हैं। अगर हम इनके साइज़ की बात करें तो 1500 × 1000 mm यानी कि लंबाई और चौड़ाई जो होती है ये D0 का साइज़ है, जबकि 1000 × 700 यानी कि लंबाई 1000 और चौड़ाई 700 mm ये D1 का साइज़ है। D2 जो आम तौर पर हम स्टूडेंट्स के लिए यूज़ करते हैं वो है 700 × 500 यानी कि 700 लंबाई 500 चौड़ाई। ये सारी डायमेंशंस mm में हैं। आमतौर पर इसका यूज़ हम लोग A2 साइज़ की ड्राइंग शीट के लिए करते हैं। फिर D3 की बात करते हैं तो D3 का A3 के लिए, A3 साइज़ के पेपर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये जो ड्राइंग बोर्ड है इसका साइज़ होता है 500 × 500 यानी कि स्क्वायर शेप होता है। तो ये बात हो जाती है ड्राइंग बोर्ड की।
अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट आता है दैट इज़ सेट स्क्वायर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए अगर हमारे लेक्चर्स आपको समझ में आते रहे हैं तो। और नेक्स्ट इज़ सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर क्या होता है? सेट स्क्वायर ये आपने देखे होंगे हमारे पेंसिल बॉक्स में, बहुत समय से ज्योमेट्री बॉक्स में यूज़ किए होंगे। यहाँ पर दो ट्रायंगल जैसी शेप्स होती हैं जो सेलुलोज प्लास्टिक की बनी होती हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं आमतौर पर। यहाँ पर जो एंगल्स हैं उनका ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सेट स्क्वायर्स हैं क्या? ये मोस्ट ऑफ द जो स्ट्रक्चर्स होते हैं अगर हम देखें आमतौर पर तो उसमें कुछ कॉमन एंगल्स मिलते हैं। जितनी भी हमको आकृतियाँ मिलेंगी उसमें 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री के कोण ज़रूर मिलते हैं। ये कॉमन एंगल्स हैं, तो इनको हम आसानी से ड्रॉ कर सकें इसके लिए बेहतर होता है कि हम सेट स्क्वायर यूज़ कर लें। अगर हम उनको नापेंगे या ज्योमेट्री की मदद से ड्रॉ करेंगे तो उसमें टाइम लग सकता है, तो हम डायरेक्टली सेट स्क्वायर से कर सकते हैं। एक काम तो ये हो गया इनका कि कॉमन एंगल्स हमको ये दे देते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो इसको हम सेट बोलते हैं, सेट का मतलब है कि ये दो तरह के होते हैं। एक ही सेट में दो प्रकार के आते हैं, जिसमें से एक होता है जो 45 डिग्री वाला होता है, जबकि दूसरे में जो एंगल्स होते हैं वो 30 डिग्री और 60 डिग्री के होते हैं, जबकि दोनों में ही एक एंगल 90 डिग्री का कॉमन होता है। 45 सेट स्क्वायर की मदद से हम लोग पैरेलल लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। इनकी मदद से गिवन पैरेलल लाइन ड्रॉ की जा सकती है। कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसके पैरेलल, या कोई इंक्लाइंड लाइन दी है तो उसके भी पैरेलल हम लोग सेट स्क्वायर की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। आमतौर पर ट्रांसपेरेंट जो होते हैं प्लास्टिक के सेट स्क्वायर उन्हीं को प्रेफर किया जाता है, ना कि वुडन जो एबोनाइट के बने होते हैं उनको हम आमतौर पर प्रेफरेंस नहीं देते हैं। ओके, नेक्स्ट इक्विपमेंट जो हमारा है ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, दैट इज मिनी ड्राफ्टर। जैसा कि यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है, डायग्राम में दिख रहा है, मिनी ड्राफ्टर ये एक ऐसा इक्विपमेंट है कि अगर केवल इरेजर, डस्टिंग क्लॉथ और बोर्ड पिन्स वगैरह आपके पास है तो बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि सेट स्क्वायर हो गया, प्रोटेक्टर हो गया, कंपास हो गया, उसके बिना भी हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। इवन स्केल भी हमारे पास ना हो तो भी सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि इस एक इंस्ट्रूमेंट में ही एंगल मेजरमेंट और मार्किंग, लेंथ मेजरमेंट और मार्किंग, पैरेलल लाइन मेजरमेंट और मार्किंग जैसे सारे काम किए जा सकते हैं। ओके, तो मिनी ड्राफ्टर सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मिनी ड्राफ्टर इज़ यूज्ड for multiple functions in drawing. It contains two arms which are adjustable to the required angle, and at the end of the lower arm a scale set is attached. जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जो लोअर आर्म है उस लोअर आर्म पर स्केल सेट एक लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो लोअर आर्म दिख रही है ये दो आर्म्स हैं, एक ये और एक ये। इनको यहाँ पर ये पाइवेटेड होती है तो हम इसको यहाँ से हैंडल करते हैं, लॉकिंग नट होता है, इसकी मदद से पकड़कर हम इसको घुमा भी सकते हैं और इसको टाइट करके हम इस स्केल को रिक्वायर्ड पोजीशन पर लॉक कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अब ये दो स्केल्स हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर बने होते हैं। इसी जो ये डायल आपको दिख रहा है यहीं पर प्रोटेक्टर की तरह से यहाँ पर एंगल्स मेजरमेंट होते हैं, 360 डिग्री के एंगल यहाँ पर मेजर्ड होते हैं जिनको हम ड्रॉ कर सकते हैं। The instrument is fixed to the drawing board at one edge with the help of clamping mechanism which is the integral part of it. ये clamping mechanism है, इसकी मदद से हम ड्राइंग बोर्ड के एक कॉर्नर पर, टॉप के एक कॉर्नर पर या साइड पर जहाँ से टेबल हम इसको फिक्स कर देते हैं। एक कॉर्नर पर जब हम फिक्स कर देते हैं बाकी की जो डिवाइस है ये वहीं से मूव करती है और सारे के सारी ड्राइंग शीट को कवर करते हुए हम इसकी मदद से उस पर मार्किंग एंड मेजरिंग कर सकते हैं। इसका यूज़ हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, वर्टिकल लाइन के लिए, इंक्लाइंड लाइन के लिए, इक्वली स्पेस्ड लाइन के लिए कर सकते हैं, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए कर सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करने के लिए कर सकते हैं, या फिर कोई एंगल पर लाइंस हम ड्रॉ करने के लिए कर सकते हैं, रिक्वायर्ड एंगल्स जो भी हों। तो मल्टीपल यूजेस आ जाते हैं, इसीलिए मिनी ड्राफ्टर सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है जिसके बिना इंजीनियरिंग ड्राइंग पॉसिबल नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट जो हमारी डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ कंपास। ये बहुत ही कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम सभी ने बचपन से यूज़ किया है। इसका यूज़ हम लोग आमतौर पर करते हैं सर्कल्स बनाने के लिए जिसकी रेडियस हमको पता होती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, कंपास इज़ यूज टू ड्रॉ एन आर्क और सर्किल विद द नोन डायमेंशंस ऑन इंजीनियरिंग ड्राइंग। इट इज़ जनरली मेड ऑफ स्टील एंड कंसिस्ट 2 legs। इसके 2 legs होते हैं, एक लेग पर निडल लगी होती है जबकि दूसरे लेग पर एक ये रिंग बनी होती है जिसमें हम लोग पेंसिल को ग्रिप करते हैं, जो हम सभी बचपन से करते आ रहे हैं। इसके बाद
इस जो निडल है इसकी टिप और पेंसिल की टिप का जो गैप होता है इसको हम स्केल की मदद से मीज़र कर लेते हैं, और जिस रेडियस का आर्क या सर्किल ड्रॉ करना होता है वो लेंथ में जो गैप है वो इसमें हम मेंटेन कर लेते हैं। उसके बाद निडल को पेपर पर रख करके हम इसको स्टेबल रखते हुए पेंसिल को रोटेट करवाते हैं यहाँ से पकड़कर, और जब पेंसिल रोटेट होती है तो सर्किल दी हुई डायमेंशन का क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट इज फ्रेंच कर्व्स। फ्रेंच कर्व्स ये भी हमने देखे तो कई बार होंगे, हो सकता है सभी ने यूज़ ना किया हो। तो फ्रेंच कर्व्स का बहुत सिंपल सा यूज़ है, बहुत कॉमन यूज़ नहीं होता है इनका। कहीं पर जब हमें स्मूथ कर्व्ड लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं तो हम फ्रेंच कर्व का यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्री हैंड स्केचिंग अगर हम करेंगे तो रफनेस आ जाती है, इसलिए स्मूथ कर्व ड्रॉ करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। आमतौर पर ये भी अलग अलग सेट्स में आते हैं, जैसे नंबर ऑफ जो फ्रेंच कर्व्स होता है वो किसी में 6 हो सकते हैं, किसी में 12 हो सकते हैं, किसी में 16 हो सकते हैं, 6, 12 और 16 एट्सेट्रा के सेट्स में आते हैं। ओके, तो डिफरेंट सेट हैं। अब उसमें डिफरेंट ये देखिए कर्व्स बने हुए हैं, ये अलग है, ये अलग है, यहाँ पर सर्किल भी बना हुआ है, ये कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व है। तो इनकी मदद से, या फिर ये जो कर्व इसके आउटर साइड पर बने, इनकी मदद से हम लोग डिफरेंट टाइप के कर्व्स को ड्रॉ कर सकते हैं जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो इर्रेगुलर कर्व्स जो हमको दिखते हैं उनको स्मूथली ड्रॉ करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। आमतौर पर छोटी ड्राइंग के लिए इनको यूज़ किया जाता है। बड़े जो कर्व्स होते हैं, जो बड़ी ड्राइंग में यूज़ होते हैं, उनके लिए हम लोग स्प्लाइंस यूज़ करते हैं, जो यहाँ पर हम। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज डिवाइडर। डिवाइडर ये कुछ कंपास जैसा दिखता है हमको। इसमें भी 2 लेग्स होते हैं और दोनों ही लेग के एंड पर निडल्स लगी होती हैं। इसका जो यूज़ है ये किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में गैप जो है उसको मीज़र करने के लिए करते हैं, या मार्क करने के लिए करते हैं, या फिर किन्हीं भी 2 लाइंस के बीच में कोई मार्किंग करनी है, इक्वली डिवाइड करना है किसी लाइन को इक्वल पार्ट्स में, उसके लिए हम लोग करते हैं। करेंगे क्या, जो भी हमको डिस्टेंस मीज़र करनी है वहाँ एक पॉइंट पर इस निडल को रखेंगे, दूसरे पॉइंट पर हम इस निडल को रखेंगे, और उस डिस्टेंस को बाद में हम स्केल की मदद से, या मीजरिंग जो स्केल्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं उनकी मदद से हम मीज़र कर लेते हैं। ऐसे ही अगर हम इसको एक बार फिक्स कर लें और एक लाइन पर रखें, एक जगह फिक्स करें, 2 डॉट्स हमको मिल जाएंगे, फिर नेक्स्ट डॉट पर रखें, ऐसे कॉन्टिन्यूस करते हुए डिफरेंट पार्ट्स हम इक्वल लेंथ के एक लाइन पर कर सकते हैं। नेक्स्ट इक्विपमेंट इज प्रोट्रैक्टर। ये भी एक कॉमन स्टेशनरी आइटम है जिसको हमने यूज़ किया है, हमने ज्योमेट्री में यूज़ किया है। इसका यूज़ एंगल्स ड्रॉ करने के लिए और मीज़र करने के लिए किया जाता है। इससे लेके 180 डिग्री तक के एंगल हम इससे मीज़र कर सकते हैं। यहाँ जो सेंटर पार्ट है इससे हम लोग मीज़र करते हैं। सेंटर पर जिस पॉइंट से हमें मीज़र करना है, एंगल या ड्रॉ करना है, वहाँ पर हम इस सेंटर को लोकेट करते हैं और इस लाइन को उसके ऊपर रखते हैं, और उसके बाद जितना एंगल ड्रॉ करना है या मीज़र करना है वो इन स्केल्स की मदद से हम लोग मीज़र कर लेते हैं। ओके, इसको हिंदी में चांदा बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट इज़ मीज़रमेंट स्केल और स्टील रूल। आमतौर पर स्टील रूल का यूज़ किया जाता है जो स्टैंडर्ड मानी गई है। इसको नॉर्मली हम लोग स्केल बोला करते हैं। इसका काम लेंथ मीज़र करना है। इस पर एक ही स्केल पर 2 साइड्स होती हैं, एक साइड सेंटीमीटर की होती है, दूसरी साइड इंचेस की होती है। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में भी डिवाइड किया जाता है। तो अगर हम बात करें कि इससे मिनिमम जो हम लेंथ मीज़र कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर तक की होती है। तो स्केल का जो कॉमन काम है वो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या फिर मीज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट्स जो हैं ये कागज़ का एक टुकड़ा है, सफ़ेद रंग की एक शीट है जिस पर हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं। बेसिकली इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग कलर्ड शीट्स का यूज़ नहीं करते हैं, वाइट शीट का यूज़ करते हैं। अब अगर हम पेपर की बात करें ड्रॉ करने के लिए, तो पेपर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ये चिकना होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, इसकी मोटाई एक जैसी होनी चाहिए, वरना रफनेस आ जाएगी, और रफनेस आएगी तो अच्छे से ड्रॉ नहीं किया जा सकेगा। अगर पेपर बहुत पतला है तो कई बार इरेज करने की भी ज़रूरत पड़ती है, उसमें ये पेपर फट सकता है। तो और स्मूथ सतह अगर नहीं होगी तो पेंसिल भी स्मूथली नहीं चलेगी, जिसकी वजह से ड्राइंग अनक्लियर हो सकती है। तो इसमें भी डिफरेंट साइज़ की ड्राइंग शीट्स आती हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं A0, A1, A2, A3, A4। A4 कॉमन पेपर है जो हम लोग आमतौर पर प्रिंटर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं प्रिंट आउट निकालने के लिए। बाकी जैसे जैसे हम लोग A0 की ओर बढ़ेंगे तो जो ड्राइंग शीट का साइज़ है वो बढ़ता जाता है। यहाँ पर लेंथ और विड्थ जो है दोनों डायमेंशंस दे रखी हैं mm में। अगर आप देखिए A4 से हम स्टार्ट करते हैं तो 297 × 210 ये डायमेंशन है A4 की। फिर 420 × 297 इज़ A3, 594 × 420 इज़ A2,
841 into 594 is A1 and 1189 into 841 mm is A0। तो ये डिफरेंट डायमेंशंस की ड्राइंग शीट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर लोकेट करके रखना है ताकि ये शीट हिले नहीं, क्योंकि अगर शीट हिलेगी तो ड्राइंग डिस्टर्ब होगी। इसको बचाने के लिए हम लोग या तो सेलो टेप या ड्राइंग टेप जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट या वाइट कलर के पेपर टेप्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर ये जो क्लिप्स हैं इनको इस्तेमाल करते हैं, या फिर कुछ इस तरह की पिन्स होती हैं इनको इस्तेमाल करते हैं जो चारों कोनों पर हम लोग लगा देते हैं। क्योंकि ड्राइंग बोर्ड सॉफ्ट वुड का बना हुआ आता है, इसलिए ईजिली ये पिन्स इंसर्ट हो जाती हैं और शीट हमारी एक जगह पर लोकेटेड और स्टेबल बनी रहती है और हम ईजिली उस पर ड्राइंग कर पाते हैं। तो ये तो काम हो गया ड्राइंग पिन का या सेलो टेप का। इन केस ड्राइंग पिन्स नहीं है तो हम सेलो टेप या फिर जो दूसरे टेप्स आते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वाइट टेप आते हैं ट्रांसपेरेंट। और इसके बाद जो लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इरेजर एंड डस्टिंग क्लॉथ। कुछ भी ड्रॉ करते समय छोटी मोटी अगर हमसे मिस्टेक हो जाती है या फिर कोई अनवांटेड लाइन है जिसको हमको फाइनल ड्राइंग का हिस्सा नहीं रखना है, तो उसको इरेज करने के लिए एक अच्छी क्वालिटी की इरेजर का हमको यूज़ करना पड़ता है। इरेज़र जो है अच्छे मटेरियल की होनी चाहिए, ये सॉफ्ट होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि बहुत हार्ड हो जो हमारी ड्राइंग शीट को नुकसान पहुंचाए। साथ ही साथ इरेज करने पर बहुत सारा डस्ट भी पेपर पर कलेक्ट होती है, उसको हटाने के लिए एक सॉफ्ट डस्टिंग क्लॉथ का भी हमको इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए डस्टिंग क्लॉथ की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लाइंस की। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।